नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए यहाँ पे हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे और ये टेस्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये आपका विजन आईए से देख रहे हैं। तो यदि बात करें तो ये टेस्ट अब की बार कुछ हम लोग अलग तरीके से देख रहे हैं। अभी हम लोग टेस्ट नंबर 1 देख रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम में भी काफ़ी वक्त है। जैसा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सारा कुछ जो है लेक्चर 1 में आपको बिल्कुल बताया गया। एग्जाम कैलेंडर भी हम डिस्कस किए थे कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम का फॉर्म कब फिलअप करेंगे, आपका एग्जाम कब होगा। तो ऐसे में आपके पास पर्याप्त टाइम है, और पर्याप्त टाइम है तो यदि एक अच्छा प्रैक्टिस कर लिया जाए तो प्रीलिम्स में आपका जो है क्वालिफाई करना अपेक्षाकृत जो है आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हम लोग टेस्ट देख रहे हैं ये पॉलिटी का टेस्ट देख रहे हैं, यानी राज्य व्यवस्था। मैं सिलेबस ऑलरेडी आप सभी को दिखा दिया था, फिर भी एक बार यहाँ पे सिलेबस फिर से दिखा देता हूँ। और मैं आप सभी को बोला था कि ये सिलेबस जो है प्रिपेयर करें, ठीक है। ये लेक्चर जो है कंटिन्यू में अभी आपको नहीं दिया गया, वजह ये है थोड़ा सा कि आपको मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहता था, वक्त कि आप चूँकि इसको पढ़ लें, और जब मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो आप भी अपना कुछ आंसर अटेम्प्ट करें। भले ही वो गलत हो सही हो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप भी अटेम्प्ट करें। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कुछ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ही, ठीक है। तो वैसे में मैं आपको बताया था कि एक पॉलिटी का यहाँ पर रिवीजन भी कराया गया है अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। लगभग 7 से 8 घंटे में रिवीजन कराया गया है, ठीक है। आपका माइंड मैप यहाँ से बन जाएगा। उसके अलावा सिलेबस यदि आप जान पाते हैं तो आपके पास बुक वगैरह अवेलेबल होगा ही। आप बुक पढ़ के अगर टेस्ट को देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो मैं सिलेबस ऑलरेडी बता दिया था कि इसमें पॉलिटिकल सिस्टम है, आपका जो बेसिक कंसेप्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल कैसे हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेबल किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री क्या रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फीचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, प्रियम्बल में क्या क्या बातें लिखी गई है, प्रियम्बल कहाँ से लाया गया, लाने का उद्देश्य क्या है, नागरिकता क्या होता है आपका, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया आपका, डायरेक्टिव जो है प्रिंसिपल हो गया, नीति निषेधक तत्व। ये सब चीज़ें इसमें जो है सिलेबस में रखा गया है। साथ साथ देखिए रेफरेंस भी दिया गया। आज मैं फिर से आपको ये सिलेबस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप सभी जो है जो लोग यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, इन सिलेबसों को आप पढ़ें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, पढ़ने में, या आपके सोर्स मटेरियल आपके पास अवेलेबल अगर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में जो है मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं 9015040592 पे, ठीक है। ये टेलीग्राम नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं 9015040592। यहाँ पे आप मैसेज करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और यदि मान लीजिए आपको यूपीएससी संबंधित जो है किसी सब्जेक्ट का कोई मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो आप बस अपना नाम लिख के और यूपीएससी जो है और सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, ठीक है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और साथ साथ सब्जेक्ट का नाम भी जरूर लिखेंगे। तो मैं ऐसे में आपकी मदद कर सकता हूँ। इस चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि अब सारे लोग तक जो है बेहतर कंटेंट पहुँचाया जाए। बाकी इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट वगैरह होगा, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड किया जाता है आपको। साथ ही साथ जो टेस्ट करते हैं हम, उसका भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे अपलोड किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का भी यहाँ पे लिंक दिया है, तो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो इतना मेरे साइड से रहेगा, बाकी आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस बुक भी आप सामने के लिए दिया गया है कि आप सभी के लिए देखिए, एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। फिर आपका एनसीईआरटी 9th 10th 11 का आपको दिख रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए साथ साथ करंट अफेयर जनवरी का भी इसमें 2023 का कवर किया गया है। और यदि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मान के चलें कि एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 12 से 15 महीने का करंट अफेयर तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। यदि आप 18 महीने तक करंट अफेयर रेडी कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो 1 से 1.5 साल तक करंट अफेयर रेडी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे जो है बहुत सारा चीज़ आपको करंट से भी रिलेटेड अपडेट किया जाता है, तो सारा जो है पढ़ के अपनी तैयारी को जो है ज़्यादा मजबूत आप बना सकते हैं। चलिए, तो इसका हम लोग अगर बात करें तो पॉलिटी का जो है टेस्ट, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 भी हम अपलोड कर दिए हैं। आज इसका हम लोग पार्ट 3 करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी हम लोग बिल्कुल जो है एकदम मैराथन जैसे, धावक जैसे दौड़ते हैं, तो बिल्कुल हम लोग स्लो चलेंगे लेकिन काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। यानी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पूरा एनालिसिस करते हुए पेपर का आगे बढ़ेंगे। आप एक पेपर जैसे ही देखेंगे कंप्लीट हुआ, भले टाइम इसमें लगेगा, लेकिन आप देखेंगे बहुत ही सारी चीज़ें आपको गेन हो गई। जैसे ही आप दूसरी बार टेस्ट पेपर देने जाएंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ इसमें से आते रहेगा, ठीक है। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सीखने का जो है 2 माध्यम हो सकता है। पहला क्या हो सकता है,
आप सबसे पहले अपना कंसेप्ट रेडी करें, फिर आप क्या करें, रिवीजन और प्रैक्टिस करें। एक और ये चीज़ होता है कि प्रैक्टिस के माध्यम से भी बहुत सारे कंसेप्ट को सीखा जाता है, ये भी एक तरीका होता है। तो इस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खैर टेस्ट सीरीज तो आपको देना ही, अगर यूपीएससी आपको 2024 का प्रीलिम्स देना ही है। तो चलिए, तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। साथ ही साथ जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे यूपीएससी का है चाहे स्टेट पीसीएस है, आप इनमें जरूर लेक्चर को शेयर कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है जो लोग बीपीएससी कर रहे हैं तो बीपीएससी 69 के लिए जो है आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी 69 चूंकि एग्जाम बहुत कम दिन बचा हुआ है इसका, तो मेंटरशिप एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, उसका जो है फॉर्म का लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि कोई इंटरेस्ट रखते हैं, जिनके पास 8 से 10 घंटा स्टडी और जो लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आरओ का अभी आपका एग्जामिनेशन डेट तो आया नहीं है, फिर भी यहाँ पे 5 टेस्ट आपका आरओ को लेकर अपलोड है, और जैसे ही एग्जामिनेशन डेट आता है तो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। इसके लिए भी बिल्कुल एक मेंटरशिप, और ये सारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं आपसे कोई चार्जेज नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक फॉर्म है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक है, यदि आप लोग चाहते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम तो वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ये काफ़ी बेहतर प्रोग्राम आप सभी के लिए रहने वाला है, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो। बाकी मेरा जो है मार्गदर्शन रहेगा, गाइडेंस, किताब कहाँ क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको टेस्ट कराया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट जो है हम उसमें करेंगे, ठीक है। आपसे जो है बात भी किया जाएगा गूगल मीट और जूम के माध्यम से, तो सारा कुछ काम वहाँ पे किया जाएगा। चलिए, साथ साथ एक और बात मैं बता दूं, यूपीएससी यदि 2024 लिखना चाहते हैं तो आप सभी को पता है एनसीईआरटी बेसिक पिलर है यूपीएससी के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, स्टेट पीसीएस की बात करूं, तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो है हम क्लास 11th स्टार्ट किए हुए हैं आर.एस. शर्मा का, ठीक है। तो उसमें लगभग 10 लेक्चर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे पर लेक्चर में आपको जो है मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए भी प्रश्न वहाँ पे दिया जाता है, तो आप वहाँ पे आंसर राइटिंग करके, और मैं जो अभी नंबर आपको दिया 9015040592, वहाँ पे आप भेज सकते हैं, इवैल्यूएट वगैरह किया जाएगा। ये सारा कुछ जो है प्रोग्राम आप सभी के लिए किया जा रहा है। तो आप सभी का बस एक ही काम है, इस चैनल को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर कर दें, ताकि ये जो है बात मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें, ताकि आपको अपडेशन जो है मिलते रहे। अपना टारगेट यही है कि अब कंटेंट के अभाव में कोई जो है अच्छे एग्जाम, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम से कोई जो है उसको ऐसा नहीं फील हो कि हम कंटेंट के अभाव में एग्जाम से जो है वंचित रह जाए सफल होने से, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी सिलेबस वगैरह देख लिए हैं, ये हम लोग जो टेस्ट देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं, विजन आईएएस से, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है अगर यूपीएससी के फील्ड में बात करें तो काफ़ी समय से काम किया जो है जा रहा है। वैसे में टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा बनाया जाता है। अच्छा, इस बार का जो यूपीएससी 2023 का पेपर है वो भी यहाँ पे डाला हुआ है, उसे आप जरूर जाके देख लेंगे, ठीक है। अभी जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देख लेंगे। अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो, अगर आप एग्जाम दिए हैं, एक एनालिसिस है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो है फुल एनालिसिस किया गया है, 3-3.5 घंटा का लगभग जो है वो आपका वीडियो होगा, ठीक है। तो उसमें आपको सारा कुछ बताया गया। अच्छा, एक लोग कोई कमेंट किया था कि सी सेट को लेकर जो है 0 से शुरू की जाए। देखिए, आपका जो भी फीडबैक कमेंट होगा आप लोग कमेंट करते रहेंगे। अगर अधिक लोग जो है किसी टॉपिक को लेकर अगर कमेंट करते हैं तो वैसे में हम आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब हम लोग प्रश्न देख लिए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे, लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसका आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन से ही क्या होता है, चीजें याद होती है। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 21 से। देखिए क्या पूछा हुआ है, भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, ठीक है। संविधान में संशोधन किया जाता है, बात सभी को पता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, इसको जूम इन हम थोड़ा कर देते हैं। ऑप्शन तो आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, चलिए, तो ऑप्शन आप सभी को दिख गया। बेसिकली ऑप्शन यही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो, जो बहुत पुराना फॉर्मेट है, ये वही वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, संविधान के। पहला देखिए, संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा के मनोनीत सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, संविधान संशोधन जो विधेयक है जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है, को आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी में शब्दों का बहुत ज्यादा खेल है, तो आपको शब्दों को बिल्कुल समझना होगा, ठीक है। देखिए, तो
किसके बारे में पूछा जा रहा है, आप लोग आंसर करें। देखिए मैं पहले एक बात बता चुका हूं, आप लोग जो है आंसर पैरेलली मेरे, इसका आंसर क्या बनेगा आप लोग आंसर करें, फिर मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी आपका गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए संविधान संशोधन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो संविधान संशोधन जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बात किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है वहाँ पे कि किस किस प्रोसेस को अपना के आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब संविधान संशोधन का आरंभ कहाँ से होता है, तो आपका संसद से होता है। संसद कहने का मतलब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, संसद का मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, प्लस राष्ट्रपति, ठीक है। तो संसद से ये जो है प्रोसेस आपका आरंभ होता है और किसी भी सदन से, ठीक है, ये प्रारंभ किया जाता है। इतना बात तो क्लियर होगा, ठीक है। तो संविधान के संशोधन का आरंभ जो है संसद के किसी भी सदन के प्रयोजन के विधेयक पे पूरा स्थापित करके किया जा सकता है, वो राज्य विधानमंडल से नहीं किया जा सकता है। पहला बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए जो भी विधेयक है किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य हो उसको क्या कर सकता है, वो स्थापित कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए लोकसभा का अगर कोई मनोनीत सदस्य भी है या कोई गैर सरकारी सदस्य है वो भी इसको जो है लेके आ सकता है। अब पहला जो है आपसे स्टेटमेंट क्या पूछा गया था, ध्यान दें यहाँ पे कि संविधान के संशोधन का विधेयक लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऐसे में स्टेटमेंट गलत हो गया, क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। देखिए लोकसभा का चाहे मनोनीत सदस्य हो, कोई गैर सरकारी सदस्य हो, ठीक है, या मनोनीत सदस्य नहीं हो, कोई भी इसको प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है, क्लियर होगा इतना। चलिए दूसरी बात, अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो जो भी विधेयक होगा आपको दोनों सदनों में बहुमत से पारित होगा, ये तो बात पता है आपको। कैसे बहुमत से, तो विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन की बात है तो यहाँ पे आपको विशेष बहुमत लगेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अब विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जो भी कुल सदस्य का संख्या का बहुमत तथा सदन में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उसके कम से कम क्या होना चाहिए, 2/3 होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये विशेष बहुमत ऑलरेडी हम इसका चर्चा कर चुके हैं। चलिए तो इतनी बातें तो क्लियर होंगी, आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी मान लीजिए विधेयक है, प्रत्येक सदन में विधेयक को जो है अलग अलग पारित करना अनिवार्य होता है और दोनों सदनों के बीच अगर असहमति हो जाए, यहाँ पे ध्यान देंगे चूंकि विशेष बहुमत बात है तो दोनों सदनों में पारित करना अनिवार्य हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए दोनों सदनों में बात नहीं बन पाती है, ठीक है, तो वैसे में क्या किया जाएगा, असहमति होने के कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा, ठीक है, संयुक्त बैठक जो है। अच्छा देखिए अगर संविधान संशोधन की बात होगी, ठीक है, तो असहमति की स्थिति में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक विधेयक को पारित करने के लिए यहाँ पे कोई प्रावधान जो है नहीं किया गया है, ठीक है, कुछ अलग मामले में वो किया गया है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। दोनों सदनों में अगर मान लीजिए असहमति बनती है तो यहाँ पे संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। चलिए ये संविधान हमारा बोलता है। आगे देखिए अगर मान लीजिए कोई विधेयक है संविधान का अगर संघीय प्रावधान में से संबंधित है, यहाँ पे वर्ड यूज किया था संघीय प्रावधान, अगर संघीय प्रावधान से अगर रिलेटेड कोई मामला है तो ऐसे में क्या होता है, आपको आधे राज्य के विधानमंडल के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से, ठीक है, विशेष नहीं केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कहने का तात्पर्य यही है कि बहुमत जो है सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान होता है और यहाँ पे जो है बिल्कुल साधारण बहुमत से जो है पास किया जाएगा, कोई भी संघीय प्रावधान है तो, ठीक है। वर्ड का जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान देना होता है। ऐसे में आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे साधारण बहुमत होता और यहाँ पे अगर नहीं होता तो दोनों सही हो जाता, ठीक है। चलिए इतना बात क्लियर होगा। ऐसे में चूंकि कोई सही नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका डी बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, कोई भी मान लीजिए विधेयक आता है, ठीक है, तो विधेयक का प्रोसेस आपका क्या होता है, सिंपल सा। मान लीजिए लोकसभा में कोई आपका मैटर आया, कोई भी एक मंत्री जो है कोई बात लेकर रखते हैं, ठीक है,
वहां पे अगर सहमति बन जाती है फिर ये राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में अगर सहमति बन जाती है तो फिर ये कहाँ चला जाता है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जैसे ही इस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं वैसे ही क्या बन जाता है, आपको ये कानून बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यानी राष्ट्रपति को जो है विधेयक पे सहमति देना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसको सहमति देना ही पड़ता है, ऐसे हमारे संविधान में स्ट्रक्चर किया गया कि उसको सहमति देना ही पड़ता है। देखिए, संसद का जो दोनों सदन है आपको विधिवत रूप से पारित होने के बाद राज्य विधानसभा द्वारा संतुति के बाद अब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति को सहमति देना पड़ता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की सहमति के बाद क्या हो जाएगा, विधेयक जो है अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। चलिए, इतनी बातें स्पष्ट है। तो आप जब करंट अफेयर का मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे तो वहां पे ये वर्ड देखते होंगे, विधेयक और अधिनियम। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। विधेयक और अधिनियम क्या है, दोनों अलग बातें हैं। विधेयक जो है जरूरी नहीं है कि सारा विधेयक अधिनियम ही बन जाए। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए। देखिए, प्रश्न तो हम लोग यहाँ पे 10-12 जो भी है 10 के करीब डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आपको सीखने का बहुत सारा चीज यहाँ पे मिलेगा। इतना बस विश्वास रखें और काम करते रहें। देखिए, समता का अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे किसके, समता का अधिकार के संदर्भ में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, विधि के जो है समकक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष जो है विशेषाधिकार का अभाव है। दूसरा, जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। कौन सा सही है इसमें बताना है। ऑप्शन तो आप सभी को दिख ही रहा होगा। ठीक, देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट में लिखा है कि समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, जहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो ऐसे में केवल जो है एक ही सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बनेगा। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं आखिर समता का अधिकार होता क्या है। ठीक है, देखिए बात किसकी हो रही है, समता के अधिकार। अब इसमें आप पढ़े होंगे अगर तो देखे होंगे, एक वर्ड लिखेगा आपको, विधि के जो है समकक्ष, विधि के समकक्ष जो है आपका समता, पहला वर्ड लिखेगा। दूसरा वर्ड कहीं कहीं लिखेंगे आप कि विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधियों का जो है समान संरक्षण, ये दोनों जो है बात अलग अलग है। विधि के समक्ष समान समता या विधियों का समान संरक्षण। चलिए इसको जो समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, देखिए अनुच्छेद जब 14 आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 14, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो भाग 3 में जाएंगे आप। तो भाग 3 में क्या दिया है आपको, मौलिक अधिकार के बारे में, और इसी में आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और उसी के अंतर्गत देखेंगे तो आर्टिकल आपको 14 देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 14 में क्या आपको देखने को मिलेगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समकक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्या मैं बोल रहा हूं। राज्य जो होगा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पे सारे व्यक्तियों की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे नागरिक वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है, यानी भारत का अगर राज्य क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको विधि के समक्ष समता और विधियों का उसके समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, ये सारे लोग को अधिकार दिया गया है कि सारे लोग को क्या किया जाएगा, विधियों के समक्ष समता होगा और विधियों का उनके समान संरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है इतना बात। चलिए, तो जैसे मान लीजिए व्यक्ति है, पद में विधिक व्यक्ति है, या संविधिक निगम है, कंपनी है, पंजीकृत समिति है, किसी अन्य प्रकार की विधिक व्यक्ति है, सारा कुछ इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सारे लोग को इसमें जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, देखिए
तो विधि के समकक्ष समता का विचार जो है कहाँ से आया, एक बात और आपसे पूछा जा सकता है, ये विधि के समक्ष जो समता का विचार ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो ये हमारे संविधान में जो है ब्रिटिश व्यवस्था से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से, ब्रिटिश व्यवस्था से, ठीक है, बस ध्यान से सुने, सारा चीज याद हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे विधियों के जो है समान संरक्षण की बात करें तो वो जो लिया गया है आपको अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए इतना बात ध्यान रखेंगे। विधि के समक्ष जो है समता का मतलब क्या होता है ये अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो भले हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लेकिन फैक्ट कम से कम आपको देखेंगे तो मिनिमम हम लोग यहाँ पे 50 से 100 फैक्ट तो यहाँ पर लगभग डिस्कस किया ही जाता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है। अभी हम लोग क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको विधि के समकक्ष जो है समता का अवधारणा क्या होता है, यानी विधि के समकक्ष समता का मीनिंग क्या होता है ये समझने का हम लोग प्रयास जो है करते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष जो है विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होती है, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है, पहला बात दिमाग में रखेंगे। दूसरा, कोई अगर सामान्य विधि है, न्यायालय द्वारा प्रशासित देश के सामान्य विधि के समकक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है, यानी न्यायालय में जो है किसी भी प्रकार का न्यायालय हो, ठीक है, सामान्य विधि के समकक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, बिल्कुल ही समान होंगे, यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, ठीक है, चाहे वो अधिकारिक हो गैर अधिकारिक हो, विधि से ऊपर नहीं होगा, विधि के समकक्ष क्या होंगे, सारे लोग समान ही होंगे, ठीक है। या देश का जो है आपका बिल्कुल अंतिम पंक्ति में कोई खड़ा व्यक्ति है, बिल्कुल हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है, ठीक है, या देश का आपका मान लीजिए सबसे धनी नागरिक है, अभी धनी नागरिक में आपको पता है जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है, और आपको मान लीजिए हाशिए पे खड़ा कोई भी एक व्यक्ति ले लीजिए, ठीक है, जो हाशिए पे खड़ा हुआ है, कोई रमेश, मान लीजिए रमेश नाम का व्यक्ति है कोई, ठीक है, जो हाशिए पे खड़ा है, ठीक है, अब ये मैं केवल शब्द यूज कर रहा हूँ, किसी कोई अपने पे बिल्कुल नहीं लेगा इसको, ठीक है। तो मान लीजिए हाशिए पे खड़ा है, इसका मतलब ना इसको अधिकार के बारे में अपने पता है, ना इसके पास धन है, ऐसे में रमेश और मुकेश अंबानी दोनों जो है विधि के समकक्ष क्या होंगे, समान ही होंगे, ठीक है। चलिए क्लियरली आपको ये सब बात जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हो उसके पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अनुपस्थिति होता है, ऐसा नहीं कि अमीर व्यक्ति जाएगा तो उसको कुछ विशेष अधिकार दे देंगे, गरीब के लिए कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है, विधि के ऊपर जो है कोई नहीं है। दूसरी तरफ जो हम लोग बात कर रहे थे किसका, यहाँ पे विधियों का समान संरक्षण, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि विधियों का समान संरक्षण क्या होता है। इसका मतलब कि विधियों के द्वारा जो प्रदत्त आपका विशेषाधिकार और अध्यारोपित दायित्व है, दोनों के संदर्भ में आपको समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों पे समान विधियों का समान अनुप्रयोग किया जाता है। वर्ड ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं क्या बोला हूं, समान जो है आपको स्थिति वाले व्यक्ति, ठीक है, समान स्थिति वाले जो व्यक्ति हैं, सारा यहाँ पे शब्दों का खेल है, समान आपको स्थिति वाले जो है सभी व्यक्तियों पे समान विधियों का समान अनुप्रयोग किया जाएगा, ठीक है, यानी बिना किसी भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किसके साथ, समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो विधि के समकक्ष समता जो है क्या हुआ आपका, एक ये सकारात्मक नहीं एक या नकारात्मक अवधारणा हुआ, ठीक है, यानी विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। कौन सा, विधियों के समकक्ष जो है आपको देखिए दो वर्ड था यहाँ पे ना, विधि के समकक्ष जो है समता, ये क्या है, एक निगेटिव अवधारणा, ये तो पहला ऐसे में गलत हो गया। विधियों का जो है समान संरक्षण ये क्या हो गया आपका, सकारात्मक अवधारणा हो गया, ठीक है। दोनों का उद्देश्य यही होता है आपका कि अवसर और न्याय की समानता स्थापित करना, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या लिखा था, जहां समान और असामान्य लोग के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है, ठीक है। देखिए उच्च न्यायालय ये व्यवस्था किया है कि समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, तो वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुच्छेद 14 देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि विधान की जो है अगर अस्वीकृत करते हैं, ठीक है,
तो विधि द्वारा व्यक्ति, वस्तु, लेन देन तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। हालांकि वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी या आपका कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। विवेकपूर्ण, विभेद और तात्विक विशिष्टता पे आधारित होनी चाहिए है। सब बस इतना आपको बात समझ में आ गया होगा कि समता का अधिकार, और इसमें विधि के समक्ष समता क्या होता है और विधियों का समान संरक्षण क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक विशेषता है। देखिए हमारा संविधान जो है किसी किसी परिस्थिति में जो है, ऐसे तो हमारे यहाँ कैसा व्यवस्था है, संघात्मक है, लेकिन संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, तो राज्य नहीं होके क्या होता है, राज्यों का संघ। ठीक है, तो संघ ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और किसी किसी परिस्थिति में तो संघ ही इकलौता उसके पास सारा पावर रह जाता है। ऐसे में बहुत जगह हमारे संविधान में ऐसे देखने को मिलता है कि संविधान हमारा, इसका क्या विशेषता है, एकात्मक विशेषता है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, आंसर इसका कीजिए। यानी संविधान का एकात्मक व्यवस्था क्या है, एकल संविधान है हमारे यहाँ, आपातकालीन उपबंध है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकीकृत निर्वाचन तंत्र है, राज्यपाल की नियुक्ति है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करें। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे जो है, अगर भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता की बात करें तो हमारे यहाँ एकल संविधान है, बिल्कुल सही है, आपातकालीन उपबंध भी रखे गए हैं, अखिल भारतीय सेवाएं भी है, एकीकृत निर्वाचन तंत्र भी है, और राज्यपाल की नियुक्ति भी है। अब ये कैसे जो है आपको एकात्मक विशेषता है, इसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, समझने का कोशिश करते हैं एकात्मक जो है विशेषता क्या होता है। तो यहाँ पे तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, चलिए, जो आपका संघीय व्यवस्था होता है और एकात्मक व्यवस्था होता है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था के विपरीत जो है एकात्मक व्यवस्था में जो राजनीतिक संगठन होता है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो उसमें क्या होता है, सभी शक्तियां किसमें निहित होती है, केंद्र में। यानी केंद्र में अगर पावर निहित है, शक्ति निहित है, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, एकात्मक। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। संघीय में क्या होगा, आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए भारत को पता है कि भारत क्या है, एक संघ है, इसके बावजूद भी भारत के संविधान में आपको एकात्मक जो है विशेषता रखा गया है। जैसे पहला लिखा था आपका एकल संविधान। देखिए अगर जनरली आप देखेंगे तो एक संघ में जो है राज्यों को केंद्र से पृथक करने पर उसका अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, लेकिन हमारे यहाँ कैसा व्यवस्था है भारत में, तो राज्यों को ऐसा कोई शक्ति नहीं दिया गया है। यानी भारत में संविधान में जो है आपको, भारत के संविधान में न केवल केंद्र का बल्कि राज्यों के संविधान भी शामिल है। कहने का तात्पर्य क्या है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल ढांचे के भीतर कार्य करना अनिवार्य है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कैसा है, एकल संविधान है। देखिए जनरली कैसा होना चाहिए, तो अगर मान लीजिए राज्यों का संघ है तो संघ का अलग होना चाहिए और राज्य का अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा व्यवस्था नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो एक संघ का संविधान है उसी के अंतर्निहित राज्य का भी संविधान शामिल किया गया है, यानी एकल ढांचा ही है, एकल संविधान हो गया। क्लियर है पहला। चलिए, जबकि आप अमेरिका में देखेंगे वहां पे, तो वहां पे आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो चूंकि देखिए वर्ड ही क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो वहां पे दो तरह का आपको संविधान देखने को मिलता है। चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ पे है आपातकालीन उपबंध। अच्छा, आपातकालीन उपबंध में कैसे हमारा संविधान एकात्मक हो जाता है। देखिए संविधान में 3 प्रकार का आपात जनरली बताया गया है, जिसका हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक राज्य आपात होता है और एक वित्तीय आपात होता है। और देखिए जब जब आपातकाल लगाया जाएगा तो सारा का सारा शक्ति किसके अंदर अंतर्निहित हो जाएगा, केंद्र के अंतर्गत। ठीक है, राज्य जो है केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चला जाता है। राज्य किसके नियंत्रण में चला जाता है, केंद्र के। क्लियर है इतना बात। आपातकाल के दौरान कंडीशन ये है, आपातकाल होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इतना बात समझ में आ गया होगा, और ऐसे में जो है ऑप्शन बी भी आपका सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जब आपातकाल लगाया जाता है तब तब क्या होता है, आपका बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय ढांचा को एकात्मक ढांचा में परिवर्तित कर दिया जाता है।
और ऐसा व्यवस्था जो है किसी अन्य संघ में नहीं पाया जाता है। तो अन्य संघ में कहीं ऐसा व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट है इसमें अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा पॉइंट नंबर 3। देखिए भारत में आप देखेंगे तो केंद्र और राज्यों का अपना अपना पृथक केवल लोक सेवा है। जैसे राज्य में देखेंगे तो आपका राज्य का अपना स्टेट पीसीएस होता है, बिहार में देखेंगे बीपीएससी हो जाएगा, यूपी में आपका उत्तर प्रदेश जो है यूपीएससी हो जाएगा, वैसे हर एक स्टेट का है। ठीक है, इतना तो बात क्लियर है। तो केंद्र और राज्यों के लिए अलग होता है, केंद्र के लिए यूपीएससी होता है। हालांकि अगर बात करें अखिल भारतीय सेवा की बात करें, यानी आईएएस आईपीएस और आईएफएस की बात करें, तो इसका व्यवस्था किया गया है हमारे संविधान में। और केंद्र और राज्य दोनों के लिए क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब क्या है, केंद्र द्वारा जो ये सेवा है उसके सदस्यों की भर्ती की जाती है। कौन करता है भर्ती? केंद्र करता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। केंद्र इनको ट्रेनिंग भी देने का काम करता है, यानी केंद्र का इन पे पूर्ण नियंत्रण होता है। और ये सेवाएं जो है आपको संविधान के तहत जो है संघीय सिद्धांत का उल्लंघन जो है करती है। ठीक है, तो संघीय सिद्धांत में इसका उल्लंघन भी कर रही है। और यही जो है जाके राज्यों में अपना सेवा देते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा जो क्या दिखा रही है, एकात्मक विशेषता दिखा रही है। इतना क्लियर होगा। यहाँ पे दिखा है आपको एकीकृत निर्वाचन तंत्र। ठीक है, एकीकृत निर्वाचन तंत्र जो है कैसे आपका एकात्मक है, देखते हैं इसको। देखिए जैसे निर्वाचन आपका आयोग है, ये केवल केंद्रीय विधायिका के लिए नहीं, राज्य के विधायिका के लिए भी चुनाव का आयोजन यही करती है। तो केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों के लिए चुनाव निर्वाचन कौन करेगा? ये आपको निर्वाचन तंत्र ही करती है। क्लियर है इतना? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो निकाय का गठन किया गया है किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ये तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, आप सभी को पता ही है। और राज्यों के मामले में भी इसमें कोई भूमिका नहीं होता है राज्यों का। इसका मतलब क्या हुआ, इसके सदस्य को हटाने का राज्य का कोई पावर ही नहीं है। और यहाँ भी निर्वाचन तंत्र में भी आपको यहाँ पे एकात्मक विशेषता दिखता है। क्लियर है, ये भी तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए एकात्मक कहने का मतलब सारा पावर किसके पास? केंद्र के पास। ठीक है, चलिए राज्यों के पास यहाँ पावर नहीं होता है। लास्ट में लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए आप सभी को पता है राज्यपाल राज्य का क्या होता है? प्रमुख होता है। और इसका नियुक्ति भी कौन करता है? इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इतना तो बात स्पष्ट होगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और बने भी रहते हैं। यानी केंद्र का एक जो है एक अतिथि के रूप में जो है, केंद्र का एक एजेंट के रूप में ये काम करते हैं। यानी केंद्र जो है राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पे क्या करता है? नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, ये भी क्या हो गया? एकात्मक विशेषता हो गया। क्लियर होगा? चलिए उसके अलावा आपका एकीकृत न्यायपालिका हो गया। ठीक है, एकीकृत लेखा परीक्षण तंत्र हो गया। राज्य सूची पे संसद का जो है अधिकार हो गया। ठीक है, प्राधिकार है इस पे। राज्य के विधेयकों पर जो है वीटो की बात कर लें। राज्य प्रतिनिधित्व में जो है समानता का अभाव, ये सब चीजें हैं। खैर एकात्मक व्यवस्था है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी केंद्र यहाँ पे शक्तिशाली होगा। केंद्र के अंदर सारी शक्तियां जब अंतर्निहित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए। और अपना जो फीडबैक कमेंट आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेक्चर आप लोग को स्लो लग रहा होगा तो आप लोग 1.25, 1.5, 1.75 या 2.0 यही आपके पास अवेलेबल स्पीड है यूट्यूब की तरफ से, तो आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 24। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है? तो अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका। प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था कि कौन से अधिकार के माध्यम से जो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। हमारे संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, बिल्कुल। तो कौन से अधिकार के माध्यम से? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोग डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में एक क्वेश्चन था, वहीं पे बात किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी सही हो जाएगा, समता का अधिकार। देखिए समता का अधिकार के बारे में बात कहाँ से कहाँ तक किया गया? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। और उसी में आप जो है आर्टिकल 17 पढ़ेंगे, 14 से 18 के बीच 17 है। 17 में क्या लिखा गया है कि अस्पृश्यता का अंत और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध है। ठीक है, यानी अस्पृश्यता की अंत की गई है, छुआछूत की अंत की गई है। और यही आपसे पूछा गया था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन तो संविधान उपचारों के अधिकार में है नहीं, स्वतंत्रता में भी नहीं था शोषण, ये समानता के अधिकार में था, समता में था। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए
देखिएगा 14 से लेके 18 तक की अगर बात करें, एक बार ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। आज आपसे मान लीजिए 17 पूछा गया है, ठीक है, अब कभी 14 भी पूछा जा सकता है। 14 में क्या लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष जो है समता और विधियों का समान संरक्षण, थोड़ी देर पहले बात किए थे हम। 15 में जो है आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 15 में लिखा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के जो है स्थान के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है 16 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 16 में देखिए लोक निवेदन के विषयों में अवसर का समता रखा जाएगा। 17 अभी हम बताए हैं आपको, अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। और 18 में अगर देखेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है, सेना और विद्या संबंधित जो है सम्मान के सिवाय अन्य किसी प्रकार के उपाधियों का अंत किया गया है। देखिए जब यहाँ पे ब्रिटेन सरकार थी, ब्रिटेन संसद के आधिपत्य था यहाँ पे 1947 से पहले, तो उस समय बहुत सारे पोस्ट जो है राय बहादुर, बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, तो उन सारी उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन कंडीशन क्या है, सेना, ठीक है, सेना पहला, और दूसरा क्या है आपको, सेना के अलावा जो विद्या संबंधित जो डिग्री दी जाती है, उपाधि दी जाती है, इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, आप सेना के जैसे मान लीजिए वहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है, बहुत सारा पोस्ट है उसके अंदर। विद्या में भी आप पीएचडी करते हैं तो आपके अंदर डॉक्टर लगता है नाम के आगे, ठीक है। तो ये विद्या संबंधित जो भी है और सेना को छोड़ के जो है आपको उपाधियों का अंत की बात की गई है। और ये भी क्या है, आपको समता, समान ही दिखाने की बात की गई है, ठीक है। पहले जो आपको मुगल प्रशासन में देखेंगे या उससे पहले चले जाएं, या आप देखें आधुनिक भारत में जो भी यहाँ पे उपाधि राय बहादुर, खान बहादुर, बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, तो ऐसे में उन सबको विशेष अधिकार होता था, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे एक स्वतंत्रता का अधिकार का भी बात किया गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है, आर्टिकल 19 से 22 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 19 से 22 तक है। और स्वतंत्रता के संबंध में देखेंगे तो आपको मुख्यतः जो है 6 अधिकार दिया गया है। कितना, 6 अधिकार है। 6 में कौन कौन है, पहला है आपको वाक अभिव्यक्ति का है, दूसरा क्या है आपको सम्मेलन करने का स्वतंत्रता है, संघ बनाने का स्वतंत्रता है, संचरण, कहीं भी आप एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं, निवास कहीं भी आप कर सकते हैं भारत में, ठीक है। तो ये सब जो है स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की गई है, ठीक। उसके अलावा जो है यहाँ पे दिया है आपको शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल अगर 20 में पढ़ेंगे आप, तो वहां पे क्या लिखा है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। और आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे आप, तो वहां लिखा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। 21 का ए बाद में ऐड किया गया, और उसमें क्या लिखा गया आपको कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार की बात की गई। साथ साथ आर्टिकल अगर 22 की बात कर ले हम लोग, तो वहां पे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई। चलिए इतना बात क्लियर होगा, ये क्लियर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आसान सा प्रश्न था। अगला देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा इसमें सही है ये बताना है। बस वैसा ही ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। आंसर करें इसका। देखिए पहला लिखा है कि जो एक मानव अधिकार आयोग होता है, आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है, तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है, ठीक है। यानी मानव अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको सजा देने का कोई अधिकार किसको, आयोग को नहीं है। कौन, राज्य मानव अधिकार आयोग। और पीड़ित व्यक्ति को ये जो है अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा भी नहीं दे सकता है। दूसरा, आयोग अपना वार्षिक और विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। इसमें आपसे पूछा गया कौन सही है, तो देखिए इसमें जो है आपको राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो पहला नंबर स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन कौन बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसका अस्तित्व कब आता है, 1993 में, ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आता है। और ये जो होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी होता है, और राज्य स्तर पे राज्य मानव अधिकार आयोग का भी गठन का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार के नहीं, राज्य मानव अधिकार आयोग की बात की गई है, पहली बात, ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग जो है
इनका क्षेत्र कौन होता है? ये उन्हीं मामले को देख सकते हैं जो मानव अधिकार के उल्लंघन का जांच कर सकता है और जो संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के विषय में हो, साथ साथ समवर्ती सूची में है, उस पर इनका राइट है। यानी राज्य सूची का कोई विषय है या समवर्ती सूची का, तो ऐसे में राज्य मानव अधिकार जो है उन मामलों से संबंधित जो है जांच वगैरह कर सकता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे। ये जो राज्य मानव अधिकार आयोग होता है, किसी भी मामले के जांच के दौरान उसके उपरांत जो है कुछ कदम उठा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसको क्षतिपूर्ति या नुकसान हुआ है, तो उससे संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। ये देखिए, इसको क्षतिपूर्ति हुई है, राज्य सरकार से कर सकता है, आप इसको जो है मदद करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई दोषी है, लोक सेवक के विरुद्ध जो है अभियोजन या किसी अन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यानी इसका काम क्या है? न्याय नहीं देगा, ये सिफारिश करेगा। अगर कोई दोषी है राज्य सरकार से, कोई मान लीजिए पीड़ित है, अगर उसको राहत प्रदान करना है तो राज्य सरकार से क्या करेगा? सिफारिश करेगा। बस ये बात ध्यान रखेंगे। और आयोग जो होगा आपका, उसके संबंध में कोई निर्देश दिया गया होगा, आवश्यक निर्देश, तो आदर्श और रीटों के लिए उच्चतम न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर मान लीजिए कि उसको लगता है कि नहीं, ये बात नहीं माना जा रहा है, तो उच्च न्यायालय और आपका उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो ये सब बातें हैं। ठीक है, क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों सही क्यों हो गया आपको तो पता ही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि आयोग के पास मानव अधिकार का उल्लंघन करने की सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, यह पीड़ित व्यक्तियों को अपनी ओर से कोई सहायता मुआवजा भी नहीं दे सकता है। क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। इतना बात तो स्पष्ट होगा। चलिए, यानी कहने का मतलब, सिफारिश करने का मतलब नहीं होगा कि आपका बात मान लिया जाए। ठीक है, देखिए, तो जो भी हम तथ्य का अभी बात किए, इससे क्या स्पष्ट होता है कि आयोग का काम क्या होता है? इसकी काम का प्रकृति क्या होता है? सलाहकारी होता है। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम किस आयोग की बात कर रहे हैं? मानव अधिकार आयोग के। तो मानव अधिकार आयोग की जो है भूमिका कैसी होती है, इसकी नेचर कैसी होती है? सलाहकारी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि मानव अधिकार के उल्लंघन करने वाले को सजा देने का कोई अधिकार इनको नहीं है। पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा भी ये नहीं दे सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, ऐसे में पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया था। अब देखिए, आयोग सिफारिश करता है राज्य सरकार से, आपको पता है, और ये बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, जो मान लीजिए कोई हम सजेशन आपको देते हैं, मानना या ना मानना आपका काम है, ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, देखिए, कोई भी अगर सिफारिश की जा रही है तो उस पर कार्रवाई की गई है कि नहीं, इस बारे में जो है आयोग को 1 माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे जो दूसरा स्टेटमेंट था कि आयोग अपना वार्षिक और विशेष जो है प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, इसी संदर्भ में बात कर लेते हैं। देखिए, आयोग जो होता है अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन जो है राज्यपाल को नहीं, किसको सौंपता है? राज्य सरकार को। ठीक है, तो प्रतिवेदन जो भी होगा इसका राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, आयोग के द्वारा कोई भी अगर अनुशंसा संबंधित बातें होगी तो राज्य सरकार क्या कदम उठाए हैं, आयोग की किसी सलाह पर राज्य सरकार जो है के द्वारा माना गया नहीं माना गया, ये जो है ये सब चर्चाएं होती है। तो ये राज्यपाल को नहीं, यहाँ पर राज्य सरकार होता है। ऐसे में जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो पहली बात मैं जो आपको बताया कि ये जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 के तहत आपको राज्य और साथ साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन का प्रावधान करता है। और राज्य जो है, राज्य मानव अधिकार आयोग की बात करें तो किस मामले को मानव अधिकार के उल्लंघन का जांच कर सकता है? तो जो 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के जो है राज्य सूची में हो या समवर्ती सूची में, इन विषयों पर ही कर सकता है। बाकी सारा फैक्ट आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 देखते हैं। अब ये जो है आपका पॉलिटी से हट के क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारीय विघटन घटना। ये जो आपका टाइडल जो है डिस्पर्शन इवेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, ऑप्शन दिख ही रहा होगा आपको। चलिए, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा, अब दिख रहा होगा। देखिए, आंसर कीजिए। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो ये घटना का नाम आप सभी सुने होंगे। देखिए, नासा के द्वारा जो है अभी कुछ दिन पहले टेलीस्कोप के द्वारा एक विशाल जो है ब्लैक होल को एक तारे में विनाश देखा गया, यानी उसके अंदर क्या हो गया? वो समाहित हो गया।
ऐसा घटना देखा गया। यानी ब्लैक होल के द्वारा किसी तारे में समाहित होने की घटना, खगोलीय घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टीडल जो है आपका डिस्ट्रप्शन इवेंट बोलते हैं, ज्वारीय विघटन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी बन जाएगा, ब्लैक होल के द्वारा किसी तारे का विनाश। ठीक है, तो ब्लैक होल में कोई तारा क्या हो गया, खो गया। ब्लैक होल में जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको गायब हो जाएगा, उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बताया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए इसका सही आंसर क्या बन जाएगा आपका, 352 है, 360, 356, 365। आप सभी को मैं पहले ही बता दिया था कि 352 किससे है, राष्ट्रीय आपात से है। देखिए 356 जो था राष्ट्रपति शासन, और 360 था जो वित्तीय आपात से था। ये 358 और 359 की बात कर रहा है, किसके अंतर्गत जो है आपको ये संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात का उद्घोषणा किया जाता है उसी से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल जो है 358 की बात कर ले, 358 हो जाए या 359, ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आ रहे हैं, 352 के अंतर्गत। अब कैसे, देखिए अनुच्छेद जो है 358 पूरे देश में, तथा जो अनुच्छेद 359 है पूरे देश में या इसके किसी भी भाग में, किसी भी भाग विशेष में लागू हो सकता है। पहली बात तो ये बात दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ये जो 358 है और 359 है, ये राष्ट्रीय आपात जो 352 आर्टिकल में लिखा हुआ है उसी में मूल अधिकारों के प्रभाव का वर्णन करता है। यानी जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो हमारे मूल अधिकारों का क्या होगा। ठीक है, मैं बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो मूल अधिकार जो है कुछ दिए जाते हैं, कुछ राइट्स, और कुछ आपसे मतलब एज इट इज, कुछ राइट तो पहले से ही दिए गए हैं वो बनाए जाते हैं, मतलब एज इट इज रहता है, और कुछ आपसे उस समय छीन लिया जाता है कुछ विशेष परिस्थिति में। तो ये जो है 358 और 59 ये राष्ट्रीय आपात के दौरान जो मूल अधिकारों के प्रभाव का वर्णन करता है। ठीक है, 358 में देखेंगे, 358 में अनुच्छेद 19। ठीक है, तो 358 में अनुच्छेद 19 में देखेंगे कि मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है ये। ठीक है, जबकि 359 की बात करेंगे आप लोग तो मूल अधिकारों के निलंबन जो है से संबंधित है, लेकिन किस प्रकार का, वो आर्टिकल 20 और 21 की बात करता है। आर्टिकल 20 और 21 जो है आपका छोड़ के, ठीक है, मूल अधिकारों को निलंबन की बात कौन करता है, आपका अनुच्छेद 359। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 358 जो है आपका अनुच्छेद 19 के द्वारा जो मूल अधिकारों से निलंबित से संबंधित है। पहली बात तो ये है, तो पहला तो आपका आंसर तो बन ही गया कि 352 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए जो 358 और 59 है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आर्टिकल आपका 358 है, अनुच्छेद 358, इसमें जो है केवल, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं केवल, केवल कौन, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो प्रदत्त मूल अधिकार है उसी से संबंधित है। और 19 के अंतर्गत अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा अधिकार आपको दिया गया है, तो इससे संबंधित जो मामला है उसी के लिए है आर्टिकल 358। ठीक है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हम बात किए थे कि 359 किससे रिलेटेड है, उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका परिवर्तन राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो जाएगा। ठीक है, तो इस सभी के लिए है। पहला बात तो स्पष्ट हो गया होगा, 358 और 359 जो है किस लिए लिखा गया है। ठीक है, देखिए जो 358 है वो देखेंगे तो केवल आपको बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल कहने का मतलब जब कोई युद्ध हो जाता है बाह्य आक्रमण के आधार पे तो ये लागू होता है। ठीक है, आंतरिक आपातकाल पे ये लागू जो है नहीं होता है। कौन, आर्टिकल 358। 358 जो है अब राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय आपात घोषित करने का आधार क्या है। ठीक है, तो इसका आधार क्या हो सकता है, एक आंतरिक भी हो सकता है और एक बाह्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये केवल बाह्य के कंडीशन में लागू होगा, पहला बात ही ध्यान रखेंगे। ठीक है,
यानी बाह्य आपातकाल आएगा, यानी मान लीजिए युद्ध हो गया किसी देश से, बाहरी कोई आक्रमण हो गया, और उस समय आपका जो है ये 358 लागू होगा। आंतरिक आपात के समय जैसे सशस्त्र विद्रोह वगैरह हो गया तो इस समय लागू नहीं होगा। जबकि 359 जो है बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपात के मामले पर लागू होता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में लागू होता है 359। इतना क्लियर है? चलिए, तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई होगी, सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और बस एक ध्यान से सुन ले। जो आर्टिकल आपका 358 होता है उसमें अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है वो। ठीक है, आर्टिकल जो है 358 क्या करता है, आर्टिकल 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है। जबकि जो 359 है, ठीक है 359 है, इसमें हम थोड़ी देर पहले बताए थे आपको कि 20 और 21 को छोड़ के सारे को निलंबित करेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए इतना बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित है? ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी जो आपका नियम 2021 है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? ये तो फैक्चुअल सा प्रश्न है। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी जो आपका इसके लिए दिशा निर्देशन और जो नियम बनाया गया था 2021 में, उसमें कौन कौन मैटर रखा गया था यही पूछा गया है। आंसर करें इसका आप लोग। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4 और नीचे ऑप्शन दिया है। ठीक है, देखिए ये जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 था, इसके अंतर्गत जो है आपको सोशल मीडिया साइट्स को रखा गया है, डिजिटल समाचार साइट्स को रखा गया है, ओवर द टॉप यानी जो OTT है आपका उसको भी रखा गया है। तो OTT जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होता है इसी से संबंधित होता है। यहाँ पे सोशल मीडिया भी हो जाएगा, OTT भी हो जाएगा, गेमिंग नहीं है इसमें, डिजिटल समाचार साइट्स भी है, ये तीनों हो जाएंगे। और ऐसे में आपका आंसर क्या बन जाएगा? 1 2 और 4, 1 2 4 ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्लियर है? चलिए, तो बस ये मैटर आप याद कर लेंगे। बिल्कुल याद करने वाला है कि आपसे जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो है नियम 2021 के अंतर्गत किसको, सोशल मीडिया साइट्स जो भी हैं, डिजिटल समाचार साइट्स हैं और OTT का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इससे संबंधित है। अब देखिए ये जो सोशल मीडिया मध्यस्थ होते हैं या शिकायत अपील समितियां होती हैं, ऑनलाइन सुरक्षा, इन सब में उपयोगकर्ता की गरिमा को जो है सुनिश्चित करने और गोपनीय नीतियों के बारे में उपयोगकर्ता के शिक्षित करने के दिशा निर्देश में शामिल होता है। यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसे सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण तंत्र के तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, कि सोशल मीडिया हो गया आपका, कुछ शिकायत है इससे, ऑनलाइन जो है सुरक्षा, जो भी उपयोग कर रहे हैं उनके गरिमा को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, उन सब के लिए बात की जाती है। ठीक है, चलिए, जबकि यहाँ पे एक था ऑनलाइन गेमिंग, तो ऑनलाइन गेमिंग का इसमें बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें सही नहीं है, गलत बताना है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें जन्म से नागरिक के साथ देशीकृत नागरिक को भी राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होगा। भारत में जो है केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है, ना कि देशीकृत से। इसमें बताना है कौन गलत है। अब ये तो आप लोग कर ही लिए होंगे, हम ऑलरेडी समझा चुके हैं इस चीज को। देखिए आंसर नीचे दिया गया है, कौन सा इसमें सही नहीं है पूछा गया है। देखिए पहला वर्ड देखिए यहाँ पे सही नहीं है, यानी गलत कथन आपको ढूंढना है। देखिए संयुक्त राज्य जो अमेरिका है इसमें जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक को भी राष्ट्रपति, बिल्कुल ही स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। अमेरिका में केवल जो जन्म से नागरिक होता है वही राष्ट्रपति वहां बन सकता है, जबकि भारत का व्यवस्था क्या है, भारत में केवल जन्म से ही नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है। ये बिल्कुल ही गलत है। भारत में बस नागरिकता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो भारत में ही जन्मा व्यक्ति हो। जैसे एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन है, अगर वो चाहते हैं भारत का राष्ट्रपति बनना, बिल्कुल बन सकते हैं। कंडीशन क्या है, उनको भारत का नागरिकता लेना होगा,
वो तो भारत में जन्मे नहीं है, लेकिन भारत का उनको नागरिकता प्राप्त करना होगा, और नागरिकता प्राप्त करने के बाद चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे और भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन क्या जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकती हैं? बिल्कुल नहीं बन सकती है। वजह क्या है? उनका जो है जन्म स्थान कहाँ है? भारत है। ठीक है, क्लियर है? ये बात स्पष्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही क्या है आपका? गलत है। तो ऐसे में आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा। कौन सा सही नहीं है पूछा गया था, तो 1 2 दोनों सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ तो एकल नागरिकता की भी बात की गई है। अमेरिका में कैसा है? दोहरी नागरिकता है, ये बात आप सभी को पता है। लेकिन भारत में ऐसा व्यवस्था दिया गया है कि आप चाहे यहाँ जन्म लिए हो या आप देशीकृत से नागरिक बने हो, आप जो है राष्ट्रपति के लिए अप्लाइड है। ठीक है, जबकि अमेरिका में देखेंगे तो केवल वहाँ जो जन्म से नागरिक है उसी को राष्ट्रपति पद के लिए पात्र जो है माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। देखिए टाइम एक्सपेंड होता है, लेकिन बट आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। मैं ऑलरेडी बताया हूँ, बिल्कुल, चूंकि यूपीएससी एग्जाम ही धैर्य का है। यदि आपके अंदर धैर्य साहस नहीं होगा, अब किन्हीं को लगता होगा ये 10 क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए तो 10 मिनट में डिस्कशन किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। मैं प्रश्न पढ़ूँ और आंसर कर दूँ आपको, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन ना करूँ, फिर आप जो है सेम गलती करेंगे और प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा। अगले टेस्ट सीरीज जब देखेंगे पॉलिटी का, तो उसमें भी आपसे वही गलती होगी। लेकिन ये टेस्ट अगर अच्छा से आप देख लेते हैं, आगे से आपको गलती नहीं होगी। बिल्कुल आप श्योर रहें। भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे संबंधित? मूल कर्तव्य। यहाँ पे किसकी बात की रही है? कर्तव्य की। ऑलरेडी हम लोग बात किए थे मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है बताना है। देखिए, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है। देखिए हमारे संविधान में एक तो मूल अधिकार की बात की गई है, एक मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य का जो बात आया वो हम लोग कहाँ से? सोवियत संघ से लिए थे। कर्तव्य और अधिकार में अंतर होता है। ठीक है, अधिकार जो है वो आपको मिलना ही चाहिए। कर्तव्य है आप पालन करें या ना करें, ठीक है, आपके ऊपर है। ये आपका कर्तव्य है कि ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात की गई है। देखिए, और मूल कर्तव्य में जो है नैतिक बातें जो है आपको देखने को मिलती है, नैतिकता आपको देखने को मिलता है। नैतिक कर्तव्य शामिल होता है नागरिकों के लिए, यानी नागरिकों का नैतिकता है कि ये करना चाहिए। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बात सुनिए। यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए कोई 2 से 3 वर्ष का कोई भी बच्चा है, ठीक है, या 2 वर्ष का ही कोई बच्चा है। तो इसको जो है ये भोजन किस माध्यम से प्राप्त करता है आपको? तो केवल और केवल जो है दूध के माध्यम से ही भोजन प्राप्त करता है। अब दूध से ही इसको सारा न्यूट्रिशंस आपको मिलना है। ठीक है, दूध इसका क्या है? संपूर्ण आहार है। ऐसे में एक जो दूध जहाँ से आप लेते हैं, या दूध आपको जो है अगर कोई मान लीजिए ग्वाला पहुँचा रहा है, तो ऐसे में उसका क्या कर्तव्य बनता है, क्या दायित्व बनता है, क्या उसका नैतिकता है कि दूध में जो है मिलावट नहीं किया जाए। ठीक है, ये उसका क्या है? दायित्व है, कर्तव्य है। ठीक है, ये उसका नैतिकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो अब दूध में, अब उसको अपने बिजनेस पर्पज से देखेगा और दूध में पानी मिला के ही आपको देगा, तो उस नैतिकता को फॉलो करे या ना करे किस पे डिपेंड करता है? उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो है बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इतना बात तो स्पष्ट हो गया होगा आप सभी को। यानी जो है इसमें नैतिकता ही होता है। जैसे आपको मूल कर्तव्य में देखेंगे तो टोटल कितने कर्तव्य अभी हैं? टोटल जो है अभी मूलतः 11 कर्तव्य उसमें निर्धारित किए गए हैं। उसमें एक लिखा गया था कि स्वतंत्रता संग्राम को जो उच्च आदर्श का सम्मान करना है आपको, और एक नैतिक आपका एक कर्तव्य है कि इस स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करें। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आपको आदर करना नागरिकों का कर्तव्य है, ये सीधे लिखा गया है। ठीक है, ये सब बातें वहाँ पर लिखी गई है। भारत जो है भारतीय जीवन पद्धति की आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण वगैरह भी इसमें बात की गई है। ठीक है, ये सब जो है बताया गया है। अच्छा, एक बात ये है कि मूल अधिकार जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है, ये बात तो सही है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो। लेकिन मूल कर्तव्य जो है केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए है, बात ध्यान रखेंगे। मूल कर्तव्य किसके लिए है? केवल भारतीयों के लिए है।
तो वैसे में स्टेटमेंट तो सही हो गया था, लेकिन मूल अधिकार जो है दोनों के लिए था, कुछ राइट्स को छोड़ के, ठीक है, जिसके ऊपर कल बात हुई थी। और मान लीजिए संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध क्या करता है, कोई कानून का प्रावधान नहीं है, नहीं तो अगर वैसा होता तो वैसे में जो मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ उनको जो है सजा सुनाई जाती है। क्लियर है? चलिए, इतना बात तो स्पष्ट हो गया होगा। यानी आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं इन सब बातों को लेके, ठीक है, कोई जो है इसके लिए प्रतिबद्ध जो है नहीं किया गया है। चलिए, स्पष्ट हो गया होगा। अच्छा, मूल कर्तव्य में 11 टोटल है, और मैं आपको बताया था कि कौन से जो है अनुच्छेद में इसको ऐड किया गया है और कौन से भाग में भी बताया था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो 30 प्रश्न हम लोग फिनिश किए। अभी देखिए कुछ दिन तक हम लोग थोड़ा सा रफ्तार हम लोग का जो है कम ही रहेगा, बस कुछ ही दिन तक। उसके बाद हम लोग जो है एक टेस्ट पेपर में जो है 50-50 प्रश्न जो है करेंगे आगे चल के। अभी इतना ही, बस आप स्टार्ट करें। अभी सिलेबस जो भी मैं आज आपको दिखाया हूँ उस सिलेबस को आप पढ़ें और फिर जो है अगला टेस्ट को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। लेक्चर को अधिक से अधिक जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।